Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today I am going to take your topic nucleic acid, in which we are going to discuss about deoxyribonucleic acid. आज हम न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में जानें। डीएनए जो है वो सबसे पहले आइसोलेट किया गया था 1869 में। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, सफ़ेद श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, उनके न्यूक्लियाई के अंदर जो है इनको आइसोलेट किया गया। डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। नाउ बिकॉज दिस मटेरियल वाज फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड वाज एसिडिक, इट वाज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ये जो है जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया गया था वो एसिडिक था और इसीलिए जो है इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया है। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। In short form, we say DNA, otherwise it is known as deoxyribonucleic acid. DNA को हम क्या कहते हैं? Deoxyribonucleic acid. Now, in every cell, we know that it contains nucleus and cytoplasm and various other cell organelles. हर कोशिका के अंदर केंद्रक होता है न्यूक्लियस, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं, यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये किसके बने हुए रहते हैं? डीएनए के बने हुए होते हैं। तो जनरली ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और जब कोशिका को विभाजित होना होता है, whenever the cell wants to divide, the DNA replicates. So what we see that every chromosome it has tightly coiled DNA. DNA जो है, जो हिस्टोन्स और हिस्टोन टेल्स है उनके साथ जो है एक कॉम्पैक्ट सोलेनॉइड मॉडल की तरह पैक होकर के रहता है और अगर उसको ओपन करते हैं हम स्ट्रिंग की तरह तो डबल हेलिकल डीएनए हमें नज़र आता है, वरना कंडेंस्ड फॉर्म में जो है ये क्रोमोसोम्स के तौर पर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इन एवरी न्यूक्लियस द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट and they are tightly packed. The DNA is tightly packed in a solenoid model. So this DNA actually contains the genes which code for the genetic information. ये जो जीन्स हैं डीएनए के अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स जो कि जेनेटिक होते हैं, यानी दे कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। और ये जो है लॉन्ग स्ट्रिंग्स की तरह डीएनए की तरह होते हैं, बट क्रोमोसोम्स में ये टाइटली कॉम्पैक्ट कंडेंस्ड फॉर्म में कॉइल्ड होकर के रहते हैं। हिस्टोन्स और अदर प्रोटीन्स के साथ जो है ये टाइटली कॉइल्ड होकर के रहते हैं और ये जो जीन्स हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। So whenever there is a need for division, whether it is a mitotic or a meiotic division, the DNA has to be replicated. At that time, this DNA can be seen clearly in the form of a helical model. तो अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये क्या है? These are actually composed of monomers called nucleotides. जैसे कि अगर आप स्टार्च को हम क्या कह सकते हैं? पॉलीमर। स्टार्च इज अ पॉलीमर और उसके मोनोमर्स कौन हुए? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के कंटिन्यूस स्ट्रिंग्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनको हम कहेंगे मोनोमर्स और ये सारे स्ट्रिंग्स जुड़ करके पॉलीमर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं स्टार्च। तो इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स भी जो है इसके ये पॉलीमर्स होते हैं जो कि मोनोमर्स के तौर पे न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करके एक लार्ज स्ट्रैंड बनाते हैं। So what we see, nucleic acids are composed of monomers called nucleotides which are polymerized to form large strands.
Now, each nucleic acid strand contains certain nucleotides that appear in a certain order within the strand called its base sequence. ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जो मोनोमर्स की तरह एक दूसरे से अटैच होकर के एक पॉलीमर का फॉर्म बनाते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड डीएनए को कंटेन कर सकते हैं। तो ये जो बेस सीक्वेंसेस है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के, these are responsible for carrying and retaining the heredity information in a cell. ये जो डीएनए है, इनके जो बेस सीक्वेंसेस है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, जिनको हम कहते हैं जीन्स। सो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज मेड अप ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जो सब यूनिट्स जिनको हम मोनोमर्स कह रहे हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए रहते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके जो है एक न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उसमें क्या होते हैं, अब 3 पार्ट्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजन बेस। ये तीनों मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड मोनोमर बनाते हैं। Now what we see in a DNA nucleotide, 1 phosphate group, 1 deoxyribose sugar and base, nitrogen base. ये जो फॉस्फेट है, इस फॉस्फेट आयन के साथ 4 ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए रहते हैं और ये फॉस्फेट ग्रुप कहलाता है। ये जुड़ा हुआ रहता है डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ, और डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है फिर नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। डीऑक्सीराइबोस हम इसलिए कहते हैं डीएनए के अंदर क्योंकि इसका जो सेकंड कार्बन है वहाँ पे डिहाइड्रोजनेटेड होता है हाइड्रोजन, और इस शुगर को हम पेंटोस शुगर भी कहते हैं और डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं। इसके अंदर आप ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पेंटोस शुगर का, जिसमें 1 2 3 4 5 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम इस तरह से कहते हैं, और क्लॉकवाइज अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 3 कार्बन पे जो है OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और 5 कार्बन पे जो है CH2OH है। अब इस 5 जो प्राइम है वहाँ पर जो है ये हमेशा जो 3 वाला एंड है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। So we see that the building blocks of nucleic acids are nucleotides. So nucleotides are composed of DNA, which are called deoxyribonucleotides. And the 3 components of the deoxyribonucleotides are a 5 carbon sugar called deoxyribose, a phosphate group and a nitrogenous base. Nitrogenous base, it contains nitrogen containing ring structures which are responsible for the complementary base pairing between the nucleic acid strands. तो आप क्या देखते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हुए, फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस। ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस होता है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होता है। ये जो 2 कार्बन पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजनेटेड हाइड्रोजन जो दिख रहा है आपको, जो इसको हम डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं। तो क्लॉकवाइज में अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 जो प्राइम्स मार्क किए हुए हैं कार्बन के, तो एवरी 3 वाले कार्बन पे जो है नेक्स्ट जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच होता है। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसके अंदर जो फॉस्फेटिक आयन है उसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए रहते हैं और ये फॉस्फेट ग्रुप कहलाता है। एंड द नाइट्रोजनस बेसेस जो कि रिंग के फॉर्म में होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। एंड द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू दीज नाइट्रोजनस बेसेस। ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं इनके ऊपर ही जो है इनका नाम डिपेंड करता है।
और ये बेसिस जो है एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। अगर आरएनए होता तो थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता। द नाइट्रोजनस बेसिस जो है, जो एडेनाइन एंड ग्वानिन है, उनको हम प्यूरिन्स कहेंगे। द नाइट्रोजनस बेसिस एडेनाइन एंड ग्वानिन are the purines. They have a double ring structure with a 6 carbon ring fused to a 5 carbon ring. Purines जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप देख सकते हैं 2 रिंग्स। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर आप डबल रिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक है 6 कार्बन जिसके अंदर 6 कार्बन रिंग है, और वो किसके साथ अटैच्ड है? 5 कार्बन रिंग के साथ। इसीलिए इसको हम डबल रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और इनको हम प्यूरिन्स कहते हैं। तो एडेनाइन और ग्वानिन जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस कौन से हैं? दीज आर प्यूरिन्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ डबल रिंग स्ट्रक्चर हैविंग 1 6 कार्बन रिंग एंड 1 5 कार्बन रिंग। और जो दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कौन से हैं? पायरिमिडीन्स। द पायरिमिडीन्स आर साइटोसिन एंड थाइमिन। साइटोसिन को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, थाइमिन को कैपिटल टी से। इसी तरह से एडेनाइन और ग्वानिन को कैपिटल ए और कैपिटल जी से। तो पायरिमिडीन्स जो है इसके अंदर ये सिंगल रिंग का होता है ये, और 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर का होता है। सो दीज हैव ओनली 1 रिंग जो कि 6 कार्बन का बना हुआ रहता है। जबकि आपने प्यूरिन्स में क्या देखा था कि 6 कार्बन रिंग के साथ एक 5 कार्बन रिंग अटैच था और वो डबल रिंग के थे। और जबकि पायरिमिडीन्स जो हैं ये सिंगल रिंग के होते हैं ये, और इसीलिए ये स्मॉलर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये। तो साइटोसिन और थाइमिन कौन से हुए? पायरिमिडीन्स। और एडेनाइन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन्स। तो अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि हम मोनोमर्स कहते हैं, वी जनरली कॉल दिस एज द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अब इनका जो पेयरिंग है, तो दिस न्यूक्लियोटाइड्स बाउंड बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड्स। हर डीएनए स्ट्रैंड में ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से पेयर करके लंबा स्ट्रिंग बनाते हैं। जैसे आपको बताया था, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर के जो है लंबा स्ट्रिंग बना करके पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम स्टार्च कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब एक दूसरे से पेयर होकर के लंबा स्ट्रैंड बनाते हैं तो हम उसको डीएनए कहेंगे। और क्योंकि ये डबल हेलिकल है यानी 2 स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ करके पेयरिंग कर रहे हैं, तो इसको हम डीएनए कहेंगे। और आरएनए जो है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। So nucleotides bound between DNA strands, they have hydrogen bonds. ये जो आप दोनों तरफ आप देख सकते हैं phosphate group दिखाई दे रहा है. You can see the phosphate group in yellow, and in gray you can see the ribose sugar, then nitrogenous bases. These nucleotides are paired with the other side of the nitrogenous bases, sugar and phosphate group. और ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। दे आर बाउंडेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड एवरी टाइम वन प्यूरिन विल पेयर विथ पायरिमिडिन और pyrimidine will pair with purine. Never purine and purine is paired or pyrimidine and pyrimidine is paired. यानी purine purine pair नहीं होगा, pyrimidine pyrimidine pair नहीं होगा, एक purine होगा तो दूसरा pyrimidine होगा. And always we see that adenine pairs with thymine. Adenine जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा, और एडेनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज दे कंटेन डबल बॉन्ड, whereas guanine and cytosine they have 3 hydrogen bonds, therefore triple bond. So which is more difficult to break? Where there are 3 bonds. अगर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है,
जबकि एडेनाइन और थाइमिन के बीच में जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करना आसान होता है. And you should always remember that there are 2 hydrogen bonds between adenine and thymine, whereas 3 hydrogen bonds in between guanine and cytosine. So, what we see the base pairing, purines only pair with pyrimidines. And there are 3 hydrogen bonds required to bond guanine and cytosine. ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में आप 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखते हैं और प्यूरिन जो है वो हमेशा पायरिमिडिन के साथ पेयर करेगा. और एडिनाइन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिक्वायर होते हैं पेयरिंग के लिए. सो नाउ इन individual nucleoside triphosphates combined with each other by covalent bonds known as 5-3 phosphodiester bonds. ये जो न्यूक्लियोसाइड है वो न्यूक्लियोसाइड किसके होते हैं? 5 कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के होते हैं. और न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें 3 कंपोनेंट्स बताए थे मैंने आपको, फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस. तो अब जो न्यूक्लियोसाइड है जिसके अंदर शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स से अटैच्ड होते हैं. These are attached with the phosphodiester bonds which are covalent bonds. ये covalent bonds होते हैं. और जो ऊपर वाला जो शुगर है उसका जो 3 कार्बन है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा और वो फॉस्फेट ग्रुप नीचे वाले के 5 कार्बन के साथ अटैच्ड होगा. तो आप देख रहे हैं, यू कैन सी दैट इन बिटवीन द 2 sugars there is a covalent bonding of phosphate group. तो नाइट्रोजनस बेसिस सेंटर में है और बैकबोन की तरह कौन है? शुगर और फॉस्फेट. Nucleic acid strands has a free phosphate group at 5 end and a free hydroxyl group at 3 end. अब जो आपको राइबोस शुगर के अंदर मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन मार्किंग्स बताए थे, उसमें हमेशा न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड पर जो 5 एंड है उस पर यू विल ऑलवेज फाइंड अ फ्री फॉस्फेट ग्रुप, whereas at the 3 end you will always find a free hydroxyl group. हमेशा जो 5 एंड है उस पे आप फॉस्फेट ग्रुप को देखेंगे और जो 3 एंड है उस पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखेंगे. तो हमेशा जब भी नया अटैच होगा तो वो 3 एंड पर अटैच होगा. ठीक है. और एवरी शुगर कार्बन के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉस्फेट ग्रुप आप देखेंगे. So what we see that the nucleotide, it consists of 3 components: the phosphate group, the pentose sugar and the nitrogenous bases. और ये nitrogenous bases 4 प्रकार के हैं: एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन. अगर वो आरएनए है तो थाइमिन की जगह उसमें यूरेसिल होगा. If it is a RNA, then instead of thymine, you will find uracil as the nitrogenous base. And there is a difference in the sugar also. In DNA, you will find deoxyribose sugar, whereas in RNA, you will find ribose sugar. At the 2 carbon, you can see in deoxyribose, there is one H, whereas in the 2 carbon space, you can see OH and H. तो अब ये जो न्यूक्लिक पॉलीमर है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स जो मोनोमर्स हैं, ये जो बॉक्स में आप देख रहे हैं ये एक एक सिंगल मोनोमर्स हैं जिसमें फॉस्फेट ग्रुप भी देख रहे हैं आप, शुगर भी देख रहे हैं और नाइट्रोजनस बेसेस भी देख रहे हैं. तो दिस विल एक्ट एज द बैकबोन. जो डीएनए है उसका बैकबोन का काम करेगा
जिसमें शुगर जो है वो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड करेगा कोवेलेंटली, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और न्यू बेस जो है इट इज एडेड टू द शुगर ऑफ द प्रीवियस बेस. So polymer always grows in one direction. As I had told you in my previous slide, that at the free 5 end you will find a phosphate group, whereas at the 3 end you will find a free hydroxyl group. और हमेशा 3 एंड पे ही एक नया ग्रुप ऐड होगा, फॉस्फेट ग्रुप. तो ये जो पॉलीमर है इट विल ऑलवेज ग्रो इन वन डायरेक्शन, and the nitrogenous bases they will be hanging off from the sugar phosphate backbone. तो आप ये जो आप बॉन्ड्स जो देख रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो 3 एंड से 5 एंड को अटैच हो रहे हैं, तो every time you will see that there is a phosphodiester bond in between the sugar and phosphates. So this is acting as the backbone, and the nitrogenous bases are hanging अदर साइड. अब ये जो इसी तरह का स्ट्रैंड ऑपोजिट डायरेक्शन में डीएनए के अंदर, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड होता है ये, तो दूसरी तरफ भी जो है फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसेस होंगे. और ये जो बीच में जो दो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये आपस में अटैच होकर के एक पूरा स्ट्रैंड बनाएंगे. एंड चारगोफ जो हैं ही डिस्कवर्ड that the amount of adenine is approximately equal to the amount of thymine in DNA. DNA के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं इसके अंदर जो एडिनाइन, जितना एडिनाइन होगा अप्रोक्सीमेटली उतना ही थाइमिन होगा, और इसी तरह से जितना ग्वानिन होगा अप्रोक्सीमेटली देयर विल बी इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोसिन. So these relationships were later determined to be due to complementary base pairing. बाद में ये जो चारगोफ ने जिन्होंने बताया था कि ऑलमोस्ट जो है इक्विवेलेंट होंगे एडेनाइन और थाइमिन, इसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन, ये डीएनए का जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने समझाया था तब समझ में आया कि ये बराबर क्यों होते हैं. So Watson and Crick, they actually proposed the double helix model and the base pairing for the DNA structure. So in our next lecture, we will be discussing about this double helix model which was proposed by Watson and Crick, and we will come to know about the complementary base pairing and the DNA structure. Thank you so much.